Hello everyone, welcome back to your educational platform DLED Teachers। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा सेकंड पेपर है वो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का है, जो हमारा 50 मार्क्स का पेपर होता है। कितने मार्क्स का होता है? 50 मार्क्स का, ठीक है। और आज की क्लास में हम चैप्टर 6 को डिस्कस करने वाले हैं। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के चैप्टर 6 को डिस्कस करने वाले हैं। एंड इससे पहले की क्लासेस में 5th चैप्टर तक हम अपने सिलेबस को डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट कीजिए, और आपके लिए हमने ऑल सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट को बना कर रखा है, जहां पर आप अगर किसी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट को खोलेंगे तो आपको चैप्टर वाइज वहां पर सभी सिलेबस अवेलेबल होगा बहुत ही आसानी से, ठीक है। और आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को नोट्स बनाते चल रहे हैं, क्योंकि आप अपने एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा दूर नहीं हैं। तो अगर बैक से बचना है तो ध्यान से पढ़ते चलिए और नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। क्योंकि हाथ से जब कोई चीज़ आप लिखते हो ना, वो चीज़ें फिर आपको बहुत लंबे समय के लिए याद हो जाती हैं और आपको एग्ज़ाम्स के टाइम पर ज़्यादा बर्डन नहीं होता है, ठीक। इसलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि नोट्स बनाते चलिए। तो चलिएगा, टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। चैप्टर 6 में हम पढ़ेंगे शिक्षण की नवीन विधाएं। क्या है? शिक्षण की नवीन विधाएं, जिनको हम उपागम भी कहते हैं। तो क्या है? न्यू अप्रोचेस ऑफ टीचिंग। क्या पढ़ेंगे? न्यू अप्रोचेस ऑफ टीचिंग। तो चलिए देख लेते हैं। हाँ, स्टार्ट करते हैं। हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, देन स्टार्ट करेंगे। चलिएगा। उपागम प्रणाली का मैं क्या बोली, एक मिनट रुकिएगा। चलिएगा। उपागम प्रणाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग करके शिक्षण अधिगम के नीति निर्धारकों द्वारा ध्यानपूर्वक और क्रमबद्ध अध्ययन के पश्चात शिक्षण अधिगम की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया जाता है। देखिएगा क्या है, उपागम एक ऐसी प्रणाली है, कैसी, जिसका उपयोग करके शिक्षण अधिगम के नीति निर्धारकों द्वारा, ठीक है, द्वारा ध्यानपूर्वक और क्रमबद्ध अध्ययन करने के पश्चात शिक्षण अधिगम की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया जाता है। क्या है? देखिए, उपागम यानी कि विधाएं, अप्रोचेस, ये ऐसी प्रणाली है जिसमें क्या है कि जो नीति निर्धारक हैं, यानी कि जो टीचर्स हैं, ठीक है, वो चीज़ों को क्या करते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, समझते हैं और उसको एक सीक्वेंस में, क्या है, क्रमबद्ध अध्ययन करने, यानी कि सीक्वेंस में उसका अध्ययन करने के पश्चात, ऐसे मान लीजिए आप किसी चीज़ की समस्या को या जटिलताओं को गहनता के साथ पढ़कर, समझकर, फिर उसका जो समाधान करने का प्रयास किया जाता है, वो क्या कहलाता है? उपागम कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? उपागम या विधाएं कहलाता है, ठीक है, ठीक है। वही क्या कहलाता है? उपागम या विधाएं कहलाता है। अब चलिए देख लेते हैं। उपागम का उपयोग तब किया जाता है जब कोई शिक्षण की समस्या सामने आती है। हाँ, मान लीजिए क्या है, कोई भी उपागम जो हमारे हैं उनका प्रयोग हम कब करते हैं? जब बच्चे को समझने में, शिक्षण में, जैसे कि शिक्षण में कोई समस्या आती है, पढ़ाने में कोई समस्या आ रही है, ठीक है, तब हम काहे का प्रयोग करते हैं? उपागम का प्रयोग करते हैं। देखिए, उपागम के द्वारा समस्या का योजनाबद्ध ढंग से अध्ययन करके सही समाधान प्राप्त किया जाता है। देखिए क्या किया जाता है, उपागम जो होता है उसका यूज़ करके क्या किया जाता है? उपागम का यूज़ करके क्या किया जाता है? उपागम का यूज़ करके क्या किया जाता है? समस्या को समझा जाता है। पहले क्या किया जाता है? समस्या को सही से समझा जाता है, अध्ययन किया जाता है कि रीज़न क्या है इस समस्या का। फिर उसके बाद जो है क्या किया जाता है? उसका समाधान प्रदान किया जाता है या प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और क्या है? तथा शिक्षण प्रक्रिया को सरल और सार्थक बनाया जाता है, ठीक है। अब जब समस्या का समाधान हो जाएगा तो शिक्षण प्रक्रिया स्वयं ही सरल और हो जाएगी और उसका समाधान हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार की शिक्षण प्रणाली में शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं, ठीक। क्या होता है? दोनों सक्रिय रहते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। ऐसे ही देखिए, शिक्षण के उपागम क्या है। मान लीजिए शिक्षण में कोई समस्या आ गई, ठीक, कोई समस्या आ गई शिक्षण में, तो उसका क्या किया जाएगा? अब उस समस्या का
आपको अगर लिखना है ना, आप अगर इस वे में याद करने बैठोगे तो आपको फिर बहुत ही चीज़ें क्रिटिकल हो जाएंगी। तो मैं जो बता रही हूँ उसको सुनिए आप। उपागम क्या है? हम शिक्षण कार्य करा रहे हैं और शिक्षण के दौरान कोई समस्या उत्पन्न हो गई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ गई। अब हम क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को पहले तो हम गहनता से अध्ययन करेंगे कि भाई प्रॉब्लम का रीज़न क्या है, कहाँ से आ रही है और क्यों आ रही है प्रॉब्लम, ठीक है, कहाँ से आ रही है और प्रॉब्लम क्यों आ रही है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, उसको हम एक क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे कि ये प्रॉब्लम है तो कहाँ से हुई, फिर ये कहाँ पे बढ़ रही है, इसका समाधान कैसे किया जाए। तो ऐसे क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे हम। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसका समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। फिर जब समाधान ढूंढ लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, जो शिक्षण प्रक्रिया है वो सरल हो जाएगी, बच्चे और छात्र दोनों ही सक्रिय रहेंगे, ठीक है। जब शिक्षण में समस्याएं नहीं होंगी तो बच्चा और छात्र, टीचर को पढ़ाने में मजा आएगा और बच्चों को पढ़ने में मजा आएगा। तो यही है उपागम, ठीक है, शिक्षण की नवीन विधाएं या उपागम यही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चलिएगा आगे देख लेते हैं। हाँ देखिएगा, शिक्षण की नवीन विधाएं या उपागम इस प्रकार हैं, देखिएगा कौन कौन से हैं। नंबर 1 है हमारा बाल केंद्रित शिक्षण, ठीक, कैसा है, बाल केंद्रित शिक्षण। दूसरा क्या है, क्रियापरक या गतिविधि आधारित शिक्षण, ठीक। तीसरा क्या है, रुचिपूर्ण या आनंददायी शिक्षण। चौथा क्या है, सहभागी शिक्षण। पांचवा क्या है, दक्षता आधारित शिक्षण। 6 क्या है हमारा, उपचारात्मक शिक्षण। 7 बहुकक्षा शिक्षण और 8 है बहुस्तरीय शिक्षण, ठीक है। क्या है ये, हमारे उपागम है। बाल केंद्रित शिक्षण जिसमें बच्चा, चाइल्ड सेंटर्ड जिसको बोलते हैं। क्रियापरक यानी कि जो हम क्रिया करा के, कार्य करा के बच्चे को सिखाते हैं। रुचिपूर्ण जिसमें बच्चे की रुचि हो, आनंद हो, वैसा शिक्षण। सहभागी जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करें आपस में, ठीक है, वो है सहभागी शिक्षण। दक्षताओं के आधार पर बच्चे की जो शिक्षण प्रदान किया जाता है वो दक्षता आधारित शिक्षण होता है। उपचारात्मक शिक्षण क्या है, बच्चे की समस्या का पता लगाया और उस समस्या को दूर करने के लिए जो हमने शिक्षण प्रदान किया, उपचार के रूप में जो शिक्षण प्रदान किया, वो क्या हो जाएगा, उपचारात्मक शिक्षण हो जाएगा। बहुकक्षा शिक्षण क्या है, बहुत सी कक्षाओं को एक साथ पढ़ाना, ठीक है। और बहुस्तरीय शिक्षण क्या है, प्रतिभाशाली बच्चा और सामान्य बच्चा, हर स्तर के बच्चे को एक साथ पढ़ाना, ये बहुस्तरीय शिक्षण हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे उपागम जो हमें पढ़ने हैं, अभी इनको हम एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। तो पहले आप लोग देख लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षण, ठीक है, टीचिंग। नंबर 1 है हमारा ये बाल केंद्रित शिक्षण। 2016 और 2017 में क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा गया है, ठीक, कि बाल केंद्रित शिक्षण क्या है। तो चलिए देखते हैं चाइल्ड सेंटर टीचिंग क्या है, देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षण का केंद्र बिंदु कौन होता है, बालक होता है। नाम से ही समझ आ रहा, बाल केंद्रित यानी कि केंद्र में बालक, ठीक है। इसके अंतर्गत बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों, देखिए क्या है, बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षण का केंद्र बिंदु कौन होता है, बालक होता है। कौन होता है, शिक्षण का केंद्र बिंदु बालक होता है। और इसमें क्या ध्यान रखा जाता है, बालक की रुचियों का, प्रवृत्तियों का, ठीक है। और देखिएगा, बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों, क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रदान किया जाता है, ठीक है। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षण वो शिक्षण है जिसमें बालक केंद्र में होता है और इसमें बालक की रुचियों का, क्षमताओं का, प्रवृत्तियों का, इन सब का ध्यान रख के जो शिक्षण प्रदान किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण में बच्चों को सीखने में स्वतंत्रता और सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया जाता है, ठीक है। क्या है, बालक स्वतंत्र रूप से सीखे यानी कि करके सीखें, ठीक है। सक्रिय भागीदार हो, हर चीज़ में बच्चा एक्साइटेड है पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। इस पर जोर दिया जाता है किसमें, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी कि बाल केंद्रित शिक्षण में, ठीक। आगे देखते हैं। इस शिक्षण का मुख्य लक्ष्य बालक का समग्र विकास करना है, यानी कि बच्चे का टोटल जो डेवलपमेंट करना है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, हर तरीके का विकास करना है। कैसा, किसका लक्ष्य है, ये बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य है, ठीक है। आगे देखते हैं। इस शिक्षण में अध्यापक एक सुविधाकर्ता एवं मार्ग
दर्शक के रूप में कार्य करता है। देखिएगा, आपको अब मैं समझाती हूँ। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षण नाम से क्लियर है कि चाइल्ड सेंटर्ड है, बच्चा केंद्र में होगा। और जो शिक्षण प्रदान किया जाएगा वो किस बेसिस पे प्रदान किया जाएगा? बालक की रुचियां देख के, प्रवृत्तियां देखकर और क्षमता के आधार पर शिक्षण प्रदान किया जाएगा। और इसमें क्या है, मेन इसका लक्ष्य कि बच्चे का समग्र विकास हो सके और सक्रिय भागीदारी करे बच्चा, ठीक। और इसमें जो टीचर है उसका बस इतना सा रोल है कि एक सुविधाकर्ता हो सकता है, एक पथ प्रदर्शक हो सकता है, मित्रवत व्यवहार करना है टीचर को बच्चे के साथ, ठीक है। मार्गदर्शक या सुविधाकर्ता के रूप में टीचर काम करेगा। किसमें? बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली में, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षण में, ठीक। क्लियर? अब अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को रटना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आप अपनी लैंग्वेज में बहुत आसानी से लिख सकते हो, इसीलिए बोलती हूँ कि क्लासेस लेते रहिए, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, उद्देश्य देख लेते हैं बाल केंद्रित शिक्षण के। देखिएगा, बोलते बोलते परेशान हो जाती हूँ, लेकिन आप लोग जो है ना 1% भी मुझे सपोर्ट नहीं करते, मैं बहुत डीमोटिवेट हो जाती हूँ, ठीक है। क्योंकि देखिए, पढ़ा रही हूँ आपको, बराबर बोल रही हूँ, मुझे भी कभी कभी ऐसा होता है ना कि बोलते बोलते मेरे सर में दर्द हो जाता है। और अगर मेरी तबीयत भी ख़राब है, मैं फिर भी आपकी क्लासेस लेती हूँ। एक दिन कभी अगर ऐसा हो गया कि मैं बहुत ज़्यादा, मेरी तबीयत ख़राब है, तो मैं भले ही आपकी क्लास स्किप कर दूँ, वरना मैं आपकी क्लास डेली बेसिस पे लेती ही लेती हूँ। आप लोग जब सपोर्ट नहीं करते ना, फिर थोड़ा सा बुरा लगता है कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ बच्चों के लिए और बच्चे मुझे ज़रा सा भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए भाई, आपके सपोर्ट से हमें भी हिम्मत आती है आगे बढ़ने की, आपको पढ़ाने की और अच्छा पढ़ाने की, बेहतर ढंग से पढ़ाने की। तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारी स्ट्रेंथ है, ठीक। तो हमारी स्ट्रेंथ बनी रही है जैसे हम आपकी स्ट्रेंथ बन रहे हैं। देखते हैं हम बाल केंद्रित शिक्षण के उद्देश्य देखेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या उद्देश्य है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को पीछे से थोड़ी भी ना आवाज़ आ रही है अगर खड़ खड़ की, तो उसको थोड़ा सा आप लोग आज अनदेखा, मतलब अनसुना करिएगा, क्योंकि ना घर पे काम चल रहा है और आपकी क्लासेस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में ज़्यादा टाइम नहीं है। तो आप लोग थोड़ा सा ना इस चीज़ को ध्यान मत करिएगा, आप लोग बस अपनी क्लासेस पे ध्यान दीजिए, ठीक। क्योंकि मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है इस समय पे आपको पढ़ाना, ठीक है। तो इसलिए मैं मजबूरी में आपकी क्लास ले रही हूँ इस टाइम पर, घर पे काम चल रहा है और इस वजह से थोड़ी बहुत आवाज़ आपको आ सकती है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करते हुए चलिएगा। चलिए देख लेते हैं उद्देश्य। देखिए, बालक का चहुमुखी विकास करने की प्रवृत्ति को विकसित करना। बाल केंद्रित शिक्षण का क्या है उद्देश्य? बालक का जो चहुमुखी विकास करना, बालक का चहुमुखी विकास करना एक उद्देश्य है। किसका? बाल केंद्रित शिक्षण का। स्वयं करके सीखने की प्रवृत्ति विकसित करना, बच्चा स्वयं करके यानी कि खुद से कार्य करके जो सीखता है वो प्रवृत्ति, उस आदत को विकसित करना, बच्चे के अंदर उत्पन्न करना, ठीक है। चिंतन, मनन, जिज्ञासा जैसी प्रवृत्तियों का विकास करना। क्या? सोचने की क्षमता का और जिज्ञासा जैसे किसी भी चीज़ को जानने की एक्साइटमेंट, ठीक। ये सब चीज़ें जो है इन आदतों का विकास करना बच्चे में, ठीक। सहयोग की भावना विकसित करना, कि अगर किसी को सपोर्ट करना है, किसी की हेल्प करनी है, तो बच्चा उसके लिए तत्पर है। ये नहीं है कि सामने कोई मर रहा है और बच्चा बिल्कुल ना बढ़े, ये चीज़ नहीं है। हमें उसको एक ऐसा मनुष्य बनाना है जिससे कि अगर वो किसी को प्रॉब्लम भी देखता है, ठीक है। हमें आजकल तो बच्चों को ये भी हमें पढ़ाना चाहिए। मैं अपने ओपिनियन से बता रही हूँ आपको, जो मेरा नेचर है, आजकल के विद्यालयों में बच्चों को ये शिक्षा भी देनी चाहिए कि आपको सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के साथ में अच्छा बिहेवियर नहीं करना है। अगर आप अपने आस पड़ोस में किसी जानवर को परेशान देखते हो तो उसकी हेल्प सबसे पहले कीजिए, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड है? इंसान पर डिपेंड है। क्योंकि वो बेचारा बच्चा ना तो बोल पाएगा कि उसको भूख लगी है, उसको दर्द हो रहा है, उसको चोट लगी है, वो मर जाएगा चोट में तड़प के, लेकिन वो बोल नहीं पाएगा कि उसको हेल्प चाहिए आपकी। आप उसे मेडिसिन दे दो, उसको बेतहाशा दर्द हो रहा है, ठीक है, कि अब मैं मर रहा हूँ, मुझे प्लीज़ मेडिसिन दे दो, नहीं बोल पाएगा वो। तो आप लोगों को क्या करना है आजकल, ये मैं अपने क्लास के बच्चों को समझा रही हूँ ये बात। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो करते भी होंगे और जो नहीं करते, उनको भी मैं समझा रही हूँ। अगर आपके आस पड़ोस में कभी भी किसी सहयोग की भावना विकसित करना ये चीज़ है ना, तो सहयोग सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आप मनुष्यों के साथ ही सहयोग करें, सहयोग आप जानवर के साथ भी कर सकते हो, उसको भी सहायता प्रदान कर सकते हो, क्योंकि वो एक ऐसा बच्चा है जो कितना भी परेशान हो आपसे बोल नहीं पाएगा,
ठीक है, आपको उसकी फीलिंग्स को उसकी आंखों से समझना पड़ेगा, और इसको आप तब समझ पाओगे जब आपके दिल में प्रेम होगा उनके लिए। ठीक है, अगर कोई भी बच्चा दरवाजे पे आपके भूखा बैठा है तो आप उसको मारिए मत। ठीक है, क्योंकि वो भी किसी का बच्चा है, जैसे इंसानों का बच्चा होता है वैसे तो वो भी बच्चा है ना अपनी माँ का, तो उसको भी हेल्प कीजिए। चोट लगी है तो उसको दवाई दीजिए, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है उसको भगाइए मत, उसको खाना दीजिए, दवाई दीजिए। ठीक है, ये भी हमारा एक क्या कहता है मनुष्य होने का कर्तव्य है हमारा, और ये हमारा क्या कहते हैं एक मनुष्य होने का लक्षण भी है कि हमारे अंदर दया है। तो ठीक है, सहयोग की भावना सबके साथ रखिए, नॉट ठीक है, सिर्फ मनुष्यों के साथ ही नहीं, हर किसी के साथ सहयोग की भावना रखिए। ठीक, तो क्या है बाल केंद्रीय शिक्षण का उद्देश्य? कि सहयोग की भावना विकसित करना। ठीक, 5th पॉइंट पे क्या है? पढ़ाने की क्रिया पर जोर ना देकर सिखाने की प्रक्रिया पर जोर देना। क्या है कि हम जबरदस्ती बच्चे को पढ़ाए पढ़े हैं, चाहे बच्चे को आ रहा नहीं आ रहा, प्रेशराइज कर रहे हैं, उसको अंडर प्रेशर कर रहे हैं कि तुमको पढ़ना है, इतना याद करना है तो करके आना, नहीं तो कल तुमको पीटेंगे हम। नहीं, हमें क्या करना है? करके सीखने पे बल देना है। ठीक है, कि खुद कर लो, क्रिया करके सीखो तो लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी हो जाएगी, ज्ञान जो है बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी, नॉलेज तुम्हारी, इसको बहुत लंबे समय तक नहीं भूलोगे। तो हमें क्रिया आधारित शिक्षण पर ध्यान देना है। ठीक है, जोर देना है। आगे देखते हैं, शारीरिक दंड प्रक्रिया को बहिष्कृत करना। मैंने बताया आपको ना कि आप प्रेशराइज कर रहे हो बच्चे को, देखो कल के चैप्टर इतना याद हो जाना चाहिए, नहीं तो तुमको बहुत मारेंगे हम। ठीक है, ये चीज़ नहीं बोलनी है। ठीक है, बच्चे को प्यार से समझाना है, करके समझाना है, करवा के समझाना है। ठीक है, क्रिया करवा के समझानी है, लेकिन दंड नहीं देना है, शारीरिक दंड नहीं देना बच्चे को। ठीक, इस चीज़ से बचना है। भावी अध्यापकों को और जो प्रेजेंट टाइम में उनको भी बचना चाहिए कि बच्चे सिर्फ प्रेम समझते हैं। ठीक है, डर से अगर हम मार पीट के सुधार लेते, ठीक है, तो फिर बहुत से बच्चे जो हैं सुधर जाते हैं, आज वो क्राइम नहीं कर रहे होते। ठीक, जो प्यार में ताकत है वो किसी चीज़ में नहीं है, तो इसलिए बच्चों को प्यार से समझाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, विशेषताएं देख लेते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण की विशेषताएं क्या हैं? आपसे 2022 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि बाल केंद्रित शिक्षण की विशेषताएं क्या हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहली, इसमें बच्चों की रुचियों और आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है। ये विशेषता है, मैंने आपको क्या बताया था, जो मैं पढ़ा रही थी बाल केंद्रित शिक्षण अभी आपको, तो मैंने बताया था बच्चे की रुचियों, प्रवृत्तियों और क्षमताओं को ध्यान में रखकर जो शिक्षण प्रदान किया जाता है वो क्या है? वो बाल केंद्रित शिक्षण के अंतर्गत आता है। ठीक, तो क्या है? इसमें बच्चों की रुचियों और आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है। ठीक, नंबर 2 पे क्या है? बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। देखिए क्या कहते हैं, क्रिया करके सिखाओ। तो क्या होगा, जब बच्चा एक्टिविटीज़ के माध्यम से सीखेगा तो बच्चा हमेशा एक्साइटेड रहेगा कि हाँ मुझे भी पार्टिसिपेट करना है, मैं भी करके सीखूंगी, मैं भी करके सीखूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ है ना, तो इसलिए क्या है, बच्चे सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ठीक है, ये इसकी एक विशेषता है। 3rd पॉइंट पे क्या है? बाल केंद्रित शिक्षण बालकों को खुला और सहायक वातावरण प्रदान करते हैं। ठीक है, कोई नहीं है कि आप बच्चे को अंडर प्रेशर पढ़ा रहे हो, बच्चे को खुला छोड़िए, कैसे कि खुद के करके सीख रहा है जब, तो कैसा वातावरण मिल रहा है उसको? खुला वातावरण। ठीक है, ओपन एनवायरनमेंट मिल रहा है। ठीक है, और क्या है? सहायक, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं तो सहायक वातावरण मिलता है। ठीक, ये विशेषता है। 4th क्या है? बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना सीखते हैं। कैसे? जैसे सहयोग की भावना, बच्चे क्या करें? ग्रुप में काम करना सीखते हैं। देखो तुम्हारा नहीं हो रहा, लो मैं तुम्हारी हेल्प कर दे रहा हूँ, तो तुम्हारा ये काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तुम मुझे हेल्प कर देना, मैं तुम्हें हेल्प कर दे रहा हूँ, तो हम दोनों लोगों का काम जल्दी हो जाएगा और ईजिली हो जाएगा। ये चीज़ क्या हुई? सहयोग की भावना विकसित कर रहे हैं हम बच्चे में। ठीक, आगे देखते हैं। 5th पॉइंट, शिक्षक एक मार्गदर्शक, सुविधाकर्ता और सहायक के रूप में कार्य करता है। कैसे? मार्गदर्शक के रूप में होगा। ठीक है, सुविधाकर्ता यानी कि सहयोग प्रदान करेगा, और सहायक हेल्प कर देगा बच्चे की। ठीक है, बस इतना रोल होता है बाल केंद्रित शिक्षण में टीचर का। ठीक, ओके, देखते हैं आगे अब हम। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की क्या भूमिका है। जो बाल केंद्रित शिक्षण है उसमें शिक्षक की क्या भूमिका है, मैंने अभी आपको बताया था। शिक्षक की इतनी भूमिका है, वो एक मार्गदर्शक है, पथ प्रदर्शक है, सुविधा करता है, और क्या है? सहायक है। इतना रोल प्ले करता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में कौन? टीचर। तो चलिए देख लेते हैं इसको हम। बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक बालकों का सहयोगी, सेवक तथा मार्गदर्शक के रूप में होता है। देखिए मैंने बताया क्या होता है? सहयोगी होता है,
सुविधा करता होता है, सेवक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इतना काम होता है टीचर का। और क्या है, वह बालकों का सभी प्रकार से मार्गदर्शन करता है और विभिन्न क्रियाकलापों को क्रियान्वित करने में सहायता प्रदान करता है। क्या करता है, देखिए बच्चों का मार्गदर्शन करता है। टीचर क्या है, सुविधा करता है, पथ प्रदर्शक है और सहायक है। जो क्या करता है, बच्चा कोई काम करता है उसमें उसको सपोर्ट करता रहता है, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। ठीक है, तो ये है रोल। आगे देखते हैं क्या लिखा है हमारा, देखिएगा। शिक्षक वह धुरी है जिस पर बाल केंद्रित शिक्षण कार्यरत है। देखिए क्या है, शिक्षक वह धुरी है, कौन, शिक्षक एक वो धुरी है जिस पर बाल केंद्रित शिक्षण जो है कार्यरत है, चल रहा है। टीचर क्या है, उसके बीच का एक मजबूत पॉइंट है जो रोके हुए है, उसको धुरी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको एक पहिया है, इसके बीच में जो धुरी है यही ये पहिया इसी धुरी पर तो घूम रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये टीचर ही है वो धुरी। क्या है, ये टीचर वो धुरी है जिस पर ये पहिया पूरा चल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि शिक्षक वह धुरी है जिस पर बाल केंद्रित शिक्षण कार्यरत है। ठीक है, आगे देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक माली के सदस्य यानी कि समान। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक क्या है, माली के समान, पौधों के समान। शिक्षक माली के समान सदस्य, पौधों के समान बालकों का पोषण करके उनका शारीरिक, देखिए क्या है, बाल केंद्रित शिक्षण में जो शिक्षक है वो माली के समान, कौन से, जो पौधों के समान बच्चे हैं उनका पोषण करता है और उनका शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास करता है। जैसे कि एक माली है, वो जिस प्रकार से पेड़ को क्या करता है, पानी देता है। ठीक है, उसकी सेवा करता है जैसे, और उसको धीरे धीरे कैसा कर देता है, वो पेड़ फल और फूल देने लगता है। तो टीचर वही है, एक छोटे से नन्हे से पेड़ को इस प्रकार से गाइडेंस प्रदान करता है कि वो छोटा सा नन्हा सा पेड़ जो है जब बड़ा हो, छोटा सा नन्हा सा पौधा जो है जब बड़ा होकर पेड़ बने तो अपने ज्ञान का प्रकाश भी फैला सके। ठीक है, तो टीचर माली है और बच्चा क्या है, नन्हे पौधे हैं बच्चे। ठीक है, देखते हैं। शिक्षक ही बालक को पशु प्रवृत्ति से निकालकर मानवीय प्रवृत्ति की ओर उन्मुख करता है। देखिएगा, आपने देखे होंगे कुछ लोग जो बिल्कुल आप ही मान लीजिए अनपढ़ भी नहीं बोल सकते हम, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल सामाजिकता का ज्ञान नहीं होता। ठीक है, वो इस प्रकार से बिहेव करते हैं जैसे कि पशु। आप इवन मैं तो पशुओं से भी ऐसे लोगों को बिल्कुल कंपेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि पशु से भी यदि आप प्रेम करोगे तो वो भी आपको प्रेम को मानेगा। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो क्रिमिनल्स होते हैं। आप बेसिकली आप देखोगे जो क्रिमिनल्स होते हैं जिनके अंदर बिल्कुल दया धर्म की भावना नहीं होती है, वो सिर्फ वो नन्हे नन्हे बच्चे होते हैं उनको भी किडनैप करते हैं, उनको भी गोलियाँ मार देते हैं अपने फ़ायदे के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, इनके अंदर शिक्षा का ही तो अभाव है। ठीक है, इनको सही गाइडेंस नहीं मिली है, इसलिए अपना जीवन खराब किया और जो भले मनुष्य हैं उनका भी जीवन खराब कर रहे हैं। तो क्या है, टीचर वो है जो इस पशुता से, ठीक है, इस पशु प्रवृत्ति से, हिंसक पशु प्रवृत्ति से, मान लीजिए आप जैसे जंगली पशु जो होते हैं जो हिंसक होते हैं उनकी कैटेगरी में रखो उनको। ठीक है, उसे बाहर निकाल कर क्या करता है, मनुष्य बनाता है। ठीक है, मानवीय प्रवृत्ति की ओर उन्मुख करता है यानी कि ले जाता है। ठीक है, तो आप मस्त समझ लीजिए इसमें आपको क्या करना है कि बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की क्या भूमिका इतनी है कि शिक्षण सहायक, शिक्षक जो है सुविधाकर्ता, मार्गदर्शक और सहायक के रूप में कार्यरत होता है। क्रियाएं जो होती हैं बच्चों को सपोर्ट करता है उन क्रियाओं को क्रियान्वित करवाने में। और टीचर क्या है, एक माली है, बच्चा पौधा है, टीचर माली की तरह पौधों को सींचने का काम करता है, वैसे ही टीचर बच्चों को अच्छे से अच्छा ज्ञान प्रदान करने का कोशिश करता है, जिससे कि जब वो बच्चा बड़ा हो तो उसके पास जो ज्ञान आया है वो भी अपने ज्ञान का प्रकाश संसार में फैलाकर लोगों को अच्छे मार्ग पर ले जाने की ओर उन्मुख करे। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, बाल केंद्रित तथा शिक्षक केंद्रित शिक्षण में अंतर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2017 और 2019 में। क्या पूछा गया है, बाल केंद्रित तथा शिक्षक केंद्रित शिक्षण में अंतर। चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लें देन बढ़ेंगे हम। चलिएगा, पहला देखते हैं बाल केंद्रित शिक्षण। देखिए क्या है, देखिए क्या है बाल केंद्रित शिक्षण। देखिएगा, बाल केंद्रित शिक्षण में बालक सर्वोपरि होता है। ठीक है, कि बालक सेंटर में होता है, और शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षक सर्वोपरि होता है। ठीक है, सेकेंड क्या है, बालक की स्वायत्तता
और स्वतंत्रता सर्वोपरि होती है। ठीक है, क्या होती है? बालक की स्वायत्तता यानी कि जो बालक की पावर है और स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम है वो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। और इसमें क्या है? शिक्षक का मार्गदर्शन और निरीक्षण सर्वोपरि होता है। ठीक है, किसमें? शिक्षक केंद्रित में। बहुविधि अनुभव होता है। बाल केंद्रीय बच्चा बहुत प्रकार के अनुभव लेता है। और ये क्या है? शिक्षक केंद्रित में रैखिक अनुभव है, जितना टीचर सिखाएगा बच्चा सीख लेगा। ठीक हो? और बाल केंद्रित में क्या है? बच्चा सीखता जाएगा, अपने आप क्रिया करेगा, सीखता जाएगा। ठीक है, बहु अनुशासनात्मक शैक्षणिक बल। ठीक है, और क्या? अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। ठीक है, आगे देखते हैं हम। फिफ्थ वाला जो हमारा पॉइंट है देख लेते हैं। विस्तृत सामाजिक संदर्भों में सीखना या चार दीवारी के बाहर भी सीखना। देखिए क्या है? चार दीवारी के बाहर भी बच्चा सीखता है और सामाजिक संदर्भों में भी सीखता है। और टीचर जो सिखाएगा वो चार दीवारी के अंदर अधिगम होता है। ठीक है, आगे देखते हैं सिक्स्थ पॉइंट। प्रदत्त के रूप में ज्ञान। प्रदत्त के रूप में ज्ञान यानी कि शिक्षक से प्राप्त ज्ञान बाल केंद्रित में। इसमें क्या है? ज्ञान निर्मित होता है। किसमें? शिक्षक केंद्रित में ज्ञान निर्मित होता है, क्योंकि टीचर ज्ञान निर्मित करता है ना, और स्वयं करके सीखना। ठीक है, वेट अ मिनट, मुझे क्या लग रहा है ना, ये वाला पॉइंट जो है मैंने उल्टा कर दिया। इस वाले पॉइंट को इधर आना चाहिए और इस वाले पॉइंट को इधर जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ज्ञान निर्मित होता है, स्वयं करके सीखता है ना बच्चा इसमें। और इसमें क्या है? टीचर जितना सिखाएगा वो हो जाएगा शिक्षक से प्राप्त ज्ञान। ठीक है, तो इसको ऐसे कर लीजिएगा। आगे देखते हैं अब हम। आगे हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड उपागम पर, जो क्या है हमारा? जो है हमारा क्रियापरक या गतिविधि आधारित शिक्षण। ठीक है, देखिएगा 2016 में, 17 में, 18 में और 19 में आपसे 4 ईयर तक लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा? कि क्रिया आधारित शिक्षण क्या है। ये देखिएगा, क्रियापरक या गतिविधि आधारित शिक्षण क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए क्या है? वर्क और एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग। ठीक है, हम देखते हैं। क्रियापरक विधि का अर्थ है छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि स्वयं क्रिया करके, स्वयं करके सीखने का जो ज्ञान प्राप्त होता है, स्वयं करके जो ज्ञान प्राप्त होता है, बालक स्वयं करके जो सीखता है वो क्या होता है? क्रियापरक होता है, क्रियापरक विधि होती है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। छात्र की क्रिया से तात्पर्य है कि जिस क्रिया को छात्र किसी उद्देश्य से पूर्ण करता है, उसको पूर्ण करने में उसका शरीर और मस्तिष्क दोनों ही क्रियाशील रहते हैं। गतिविधि से तात्पर्य उन सभी क्रियाओं से है जिनकी सहायता से शिक्षक के द्वारा विषय वस्तु को कक्षा में रोचक, सरल एवं प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाए। देखिएगा क्या है? प्रस्तुत किया जाए। हाँ, ठीक है, देखिए क्या है? छात्र की क्रिया से क्या तात्पर्य? छात्र की क्रिया से तात्पर्य यह है कि जब बच्चा खुद से करता है, ठीक है, ठीक है, किसी उद्देश्य को पूर्ण करता है, ठीक है, और जब खुद से करता है तो उसमें उसका माइंड, उसकी बॉडी दोनों ही एक्टिव रहते हैं। क्या रहते हैं? दोनों ही एक्टिव रहते हैं। इसमें बालक पैसिव मोड में नहीं रहता, एक्टिव रहता है, क्योंकि खुद से करके सीखता है। और क्या है? ठीक है, और गतिविधि से क्या तात्पर्य है? देखिए गतिविधि से क्या तात्पर्य है? वो सभी क्रियाएं जिनकी सहायता से क्या है? जिनकी सहायता से शिक्षक के द्वारा विषय वस्तु को कक्षा में रोचक, सरल एवं प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाए तथा उसमें बच्चे रुचि लें। देखिएगा क्रिया क्या है? बच्चा जो खुद कर रहा है। गतिविधि क्या है? जो टीचर करा रहा है। आप इतना समझिए, गतिविधि आधी रहती क्या है? देखिए क्रियापरक। ठीक है, देखिए क्या है हमारा है क्रियापरक या गतिविधि। तो आप इतना ध्यान रखें कि क्रिया का अर्थ है इसमें कि बालक जो कार्य स्वयं कर रहा है किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, और टीचर जो क्रियाएं उत्पन्न करा के, जो क्रियाएं करवा के उस कार्य को कर रहे हैं, वो क्या है? गतिविधि है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जैसे कि जिससे कि क्या हो जाता है? क्लास में रोचकता आ जाती है, सरल हो जाती हैं चीज़ें और बच्चे को उसमें इंटरेस्ट आता है। ठीक है, देखते हैं उदाहरण। रोल प्ले करा दिया, ठीक है, चलो आज तुम गांधी जी बन जाओ, तुम भगत सिंह बनना, रोल प्ले हो गया। ठीक है, इसमें बच्चे बहुत एक्साइटेड होंगे।
कविता को गतिविधि करते हुए गाना, जैसे कि टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स नहीं होता है, कहते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना। मान लीजिए आपने कोई गाया कविता, कौन सी गाई, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। क्या है, आपने कैसे किया, आपने कहा बच्चों टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स करो, समग्र शारीरिक क्रिया, लाइक दैट, कुछ ऐसा ही होता है ना, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, ठीक है। तो क्या बोलना है आपको, पूरी आप एक्टिविटीज़ करो, कैसे बोलो, अब आप हाथ उठाओगे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आप लोग बोलोगे, टीचर पढ़ा रही है क्लास में, क्या बोलेंगी, जैसे मैं कर रही हूँ, खूब लड़ी मर्दानी। अब उन्होंने हाथ उठाया अपना एक ऊपर, ठीक है, उन्होंने अपना एक हाथ उठाया ऊपर और ऐसे किया कि जैसे कि बहुत, मतलब वो एक जोश में भरी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। बच्चा भी रिस्पॉन्स करेगा, उसमें टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स करेगा, अपने हाथ उठाएगा, बच्चे भी साथ में कहेंगे खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, गतिविधि कर रहा है बच्चा, और गतिविधि कर रहा है तो इसमें बच्चों को बहुत आनंद आएगा। और ये जो पोएम आपने पढ़ाई है ये एक स्थायी ज्ञान के रूप में बच्चे के मस्तिष्क में जो है कहीं पर सेव हो जाएगी, जिसको बच्चा बहुत लंबे समय तक नहीं भूलेगा, जैसे हम और आप नहीं भूले, ठीक है। चित्र बनाना, ठीक है, हम चित्र बनवा सकते हैं, इसमें बच्चों को इंटरेस्ट आएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, हम देख लेते हैं गतिविधि आधारित जो शिक्षण है उसकी विशेषताएं या महत्व क्या है। 2016, 17 और 18 में क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा गया, इम्पॉर्टेंट हो जाता है, देखिएगा। गतिविधि आधारित शिक्षण की विशेषताएं या महत्व, आपसे विशेषता पूछ ले, महत्व पूछ ले, यही पॉइंट्स रहेंगे, ठीक। चलिए, यह विधि छात्र को स्वयं करके सीखने का अवसर प्रदान करती है, एक विशेषता है, ठीक, बच्चा खुद करके सीखता है। यह विधि छात्र को कार्य करने में इतना मग्न कर देती है कि उसे ज्ञानार्जन करते समय थकान का अनुभव नहीं होता। देखिए मैंने क्या कहा आपसे, बच्चा टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स कर रहा है, जैसे कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो, अब बच्चा एक्टिविटीज़ कर रहा है, एक्साइटेड हो रहा है, उसको आनंद आ रहा है। अब उसके लिए जो ज्ञान है वो एक बर्डन के रूप में नहीं है कि अरे भाई अरे यार मुझे ये भी टॉपिक पढ़ना है, नहीं बोलेगा बच्चा, क्यों, क्योंकि उसको बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में, ठीक है। अब क्या है, जब वो अपनी, और उससे उसको क्या फ़ायदा हो रहा है, देखिए उसकी बॉडी में मूवमेंट हो रहे हैं तो उसके शरीर के लिए भी अच्छा ही है, ठीक है, और जो है उसका माइंड खुश हो रहा है, ठीक है, तो उसका अगर ध्यान केंद्रित हो रहा है तो उसके माइंड के लिए बच्चा, तो शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का विकास होगा बच्चे में जब टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स करेगा। और क्या हो जाएगा, जो चीज़ सीखेगा वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी, स्थायी ज्ञान की तरह आपके मस्तिष्क में फीड हो जाएगी, ठीक। चलिए, और बच्चा थकेगा नहीं, हालांकि मान लीजिए वो थक भी गया तो उसे फील नहीं होगा कि वो थक गया है, ठीक है। बच्चे को आप 1 घंटे ये चीज़ें करवाइए, बच्चा थक जाएगा लेकिन वो फील नहीं करेगा कि वो थक गया, और चीज़ें सीख भी जाएगा, ठीक। चलिए, यह विधि शिक्षक केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित होती है। जो गतिविधि आधारित शिक्षण उपागम है वो भी कैसा है, चाइल्ड सेंटर्ड है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम, देखिएगा, इस विधि के द्वारा छात्र क्रियाशील होकर विषय में रुचि का अनुभव करते हैं। क्या करते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं बच्चे, और उनको क्या होता है, इंटरेस्ट आता है सब्जेक्ट में, ठीक है। 5th देखते हैं, यह विधि छात्रों को अनेक वस्तुओं को बनाने का प्रशिक्षण कर उनकी व्यावसायिक कुशलता को बढ़ाती है। जैसे आप कोई भी चीज़ बनवा रहे हो, बच्चा करके सीख रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, इससे उनकी व्यावसायिक कुशलता बढ़ जाएगी। आपने कहा आज सारे बच्चे डॉल बनाने का प्रयास करेंगे, डॉल बना के दिखाओ कैसे बनेगी, अपनी अपनी माइंड लगाएंगे बच्चे, अपने अपने थॉट्स लगा के बनाएंगे, अपना अपना दिमाग लगा के बनाएंगे, तो इससे क्या होगा, उनके अंदर जो है व्यावसायिक कुशलता बढ़ेगी, वो चीज़ों को बनाना सीखेंगे, ठीक है। चलिए, शिक्षण को सरल, रोचक एवं प्रभावपूर्ण बनाती है। क्या, ये विधि जो है, ये उपागम जो है क्या है, शिक्षण को सरल, रोचक और प्रभावपूर्ण बनाता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, अब हम देख लेते हैं गतिविधि आधारित शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं। चलिए देखिए, पहला देखते हैं उद्देश्य क्या है, छात्रों में सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना, ठीक है। क्या करना, आप कोई ऐसी एक्टिविटीज़ जब करा रहे हो जिनमें बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा है, तो एक बच्चा करेगा, दूसरा देख के एक्साइटेड हो जाएगा कि मुझे भी करना है, तो क्या हो जाएगा, ऐसे ही सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा, ये एक उद्देश्य हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, सीखने को अधिक रोचक और आकर्षक बनाना, ठीक है। 3rd, छात्रों को वास्तविक दुनिया के अनुभवों से जोड़ना, ठीक। 4th क्या, समस्या समाधान कौशल विकसित करना, ठीक है। ये क्या था हमारा गतिविधि आधारित शिक्षण के उद्देश्य क्या थे, सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना,
सीखने को अधिक रोचक और आकर्षक बनाना, छात्रों को वास्तविक दुनिया के अनुभवों से जोड़ना, समस्या समाधान कौशल विकसित करना। ठीक है, क्या? समस्या समाधान कौशल विकसित करना। आगे देख लेते हैं अब हम। रुचिपूर्ण या आनंददायी शिक्षण। क्या? रुचिपूर्ण या आनंददायी शिक्षण। 2016 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि रुचिपूर्ण या आनंददायी शिक्षण किसे कहते हैं? तो देख लेते हैं हम, इंटरेस्ट जॉयफुल टीचिंग क्या है। आप समझ रहे होंगे इंटरेस्ट और जॉयफुल टीचिंग क्या है। ऐसा शिक्षण जिसमें बच्चे को ज्ञान का अर्जन करते समय, ठीक है, रुचि और आनंद की प्राप्ति होती है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? रुचि और या आनंददायी शिक्षण कहलाता है। ठीक है, बहुत सिंपल है। आगे देख लेते हैं। या देखिए, चलिए देखते हैं पहले, फिर बताते हैं हम आपको। आगे स्क्रॉल कर लें थोड़ा सा, आप लोग नाम देख लीजिए कि कौन सा शिक्षण पढ़ रहे हैं हम, फिर हम स्क्रॉल कर लेंगे। ठीक है, रुचिपूर्ण या आनंददायी शिक्षण पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, इंटरेस्ट और जॉयफुल टीचिंग। ठीक, बढ़ते हैं आगे। देखिए, आप लोग कमेंट्स नहीं करते हो यार। ठीक है, कमेंट्स किया करो जिससे मुझे पता चले कि आप लोग मैं पढ़ा पा रही हूँ आपको सही से, आप लोगों को समझ में आ रहा है। अरे भाई, मुझे भी मोटिवेशन चाहिए होता है। मैंने 100 टाइम्स आपसे कहा है कि मुझे भी मोटिवेट करने वाला कोई होना चाहिए, वो आप लोग हो। आप लोगों के जो कमेंट्स हैं, जो लाइक्स हैं, जो सब्सक्रिप्शन आप करते हो हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब करते हो, वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। अब मान लीजिए 1 सब्सक्राइबर बढ़ा तो मुझे क्या लगा कि हाँ, ये जो बच्चा देख रहा है ना, इसने मेरी क्लास को एक बार देखा, इसे इंटरेस्ट आया होगा क्लास में, इसको मेरे पढ़ाने की स्किल समझ में आई, इसका मतलब मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ, ठीक पढ़ा रही हूँ, मैं बच्चों को समझा पा रही हूँ, इसलिए ये बच्चा मेरे चैनल से जुड़ा। ठीक, क्या हुआ? मैं मोटिवेट हुई। आपका मैंने एक लाइक देखा, मैंने सोचा हाँ यार, इस बच्चे को बहुत अच्छा लगा होगा मेरे पढ़ाने का तरीका, इसलिए बच्चा लाइक करके गया। अच्छा, इस बच्चे ने कमेंट भी किया है। ठीक है, हाँ, इस बच्चे ने कमेंट किया तो ये 100% इसको समझ में आया होगा कि मैं जो पढ़ा रही हूँ वो समझ में आया होगा। ये क्या है मेरे लिए? ये मेरे लिए एक मोटिवेशन है कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो कि हाँ मैम, आप अच्छा पढ़ा रहे हो, आप इतनी कैपेबल हो कि मुझे समझा पा रही हो, तो आप आगे बढ़ती जाइए, मेहनत करिए हम लोगों के लिए, हम आपके साथ हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे सपोर्ट में, आपका सपोर्ट मुझे चाहिए, इससे मुझे स्ट्रेंथ मिलती है। ठीक है, तो सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए देख लेते हैं। रुचिपूर्ण शिक्षण एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा बालक में ऐसी रुचि एवं जिज्ञासा उत्पन्न की जाती है कि वह स्वयं सीखने के लिए प्रेरित हो जाता है। क्या है इसमें? हम ऐसी बच्चे को एक्टिविटीज़ करवाएंगे। क्या करवाएंगे? ऐसी एक्टिविटीज़ कराएंगे। मान लीजिए हमने एक खेल खिला दिया बच्चों को, ठीक है, या पढ़ाने की कोई ऐसी टेक्निक निकाल दी, जैसे हम बच्चे को पोएम सिखा रहे हैं तो हमने क्या किया, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स करवा दिया, जिसमें बच्चा एक्टिविटीज़ के माध्यम से सीख रहा है। हमने अभी आपको क्या बताया कि हम पढ़ा रहे हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। क्या किया हमने? वो एक्टिविटीज़ बच्चे से करवाई हमने। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, बच्चे को जो है इंटरेस्ट आया। क्या आया? इंटरेस्ट आया बच्चे को। ठीक है, जब इंटरेस्ट आया बच्चे को तो वो उस चीज़ में इंटरेस्ट लेगा और फिर क्या करेगा, अपने आप से सीखना चाहेगा उस चीज़ को। ठीक है, थोड़ा सा वेट करें आप। देखिएगा क्या कह रही थी मैं ये कह रही थी कि बच्चों के अंदर हमें ऐसी रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न करनी है जिससे कि बस सीखने के लिए प्रेरित हो जाए। हमने एक्टिविटीज़ करा दी, हमने खेल खिलवा दिया। अब क्या है, हमने खेल के माध्यम से मैथ्स सिखा रहे हैं, हम मैथ्स, ठीक है, हम मैथ्स सिखा रहे हैं और हमने खेल के माध्यम से सिखाया। बच्चा एक्साइटेड रहेगा, अरे यार अब क्या है, मैथ का पीरियड आने वाला है, मैथ वाली मैम आएंगी, मैथ वाले सर आएंगे, वो तो इतनी अच्छे से मैथ सिखाते हैं, मुझे मैथ के पीरियड का वेट रहेगा। अब क्या है, आप आए, आपने एक बहुत बड़ी सी रिएक्शन वो फॉर्मूला लिखवाया और सटासट से आप सवाल लगाते चले गए, बच्चे के दिमाग में कुछ नहीं घुसा। और आपका डर इतना है क्लास में कि बच्चा आपसे पूछ नहीं सकता पलट के कि आपने, मैम सर आपने ये कैसे किया। बच्चा पहले से ही डरेगा कि आपका पीरियड आने वाला है, आप क्लास में आने वाले हैं एज अ टीचर पढ़ाने, अब मुझे आधा घंटा या 45 मिनट्स बोरियत में काटने पड़ेंगे। आपको ये नहीं करना है। रुचिपूर्ण जो शिक्षण है वो क्या कहता है कि आपको अब ऐसे पढ़ाना है जिससे बच्चे का इंटरेस्ट हो जाए उस सब्जेक्ट में। आप मैथ्स पढ़ाने गए, आप खेल खेल में मैथ पढ़ाते हो, बच्चा डरेगा नहीं,
ठीक है, बच्चा नहीं डरेगा कि मैथ का पीरियड आने वाला है। बच्चा क्या सोचेगा, अब मैथ का पीरियड आएगा, मैम आएंगी मुझे पढ़ाने, वो तो बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं, खेल खेल में समझा देती हैं, डांटती तो बिल्कुल भी नहीं है। चाहे 100 टाइम्स आप कोई भी प्रॉब्लम हो आपको पूछ लो, हर बार समझा देती हैं। मुझे तो वेट है मैम के क्लास में आने का। ये तरीका होना चाहिए। अब इससे क्या हुआ, बच्चे के अंदर रुचि हो गई, जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि 4th पीरियड है मैथ का, अब मुझे उसी का वेट है। ठीक है, क्या है, आप ऐसे पढ़ाने की स्किल आपकी है कि बच्चा रुचि ले रहा है खुद से मैथ पढ़ने में, जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। तो पढ़ाने का पैटर्न जो है ना वो ये रखना है आपको। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्योंकि विद्यालय का वातावरण घर के वातावरण से अधिक रुचिकर एवं प्रभावकारी होता है। कैसे होता है, घर में पेरेंट्स हैं, बच्चे के साथ बोलेंगे प्यार से, खेल भी लेंगे कभी कभी, लेकिन स्कूल की बात विद्यालय की ऐसी होती है, बच्चा जाता है, उसके एज ग्रुप के बच्चे होते हैं वहाँ पर, उसके फ्रेंड्स होते हैं। अब फ्रेंड्स की तो कहानी ऐसी, चाहे आप छोटे हो चाहे बड़े हो, जो बात आप किसी से नहीं कह पाओगे वो बात अब जाके अपने फ्रेंड से कह लोगे। ठीक, वो आपको सपोर्ट भी कर देगा, कोई भी सिचुएशन हो, आपकी सिचुएशन साथ देने वाली हो ना हो। ठीक है, वो नहीं सोचेगा इस सिचुएशन में हम जिएंगे हम मर जाएंगे, आपको सपोर्ट करेगा। यही है मित्र। ठीक है, अगर आपके पास भी कोई ऐसा फ्रेंड है तो उसकी कदर करिए। ठीक है, और अगर नहीं है कोई ऐसा फ्रेंड हो जो सिर्फ मौका परस्त हो, भाई आप भी उसके साथ भी वैसे ही ट्रीट कीजिए, क्योंकि वो आपको फिर साथ नहीं देने वाला। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि फ्रेंड्स के साथ में हमेशा बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहती है। अभी हम लोग तो इतने बड़े बड़े हो गए हैं देखो, ठीक है, लेकिन क्या है, अभी भी कोई भी हमारे दिमाग में फितूर आता है ना, तो हम बहुत सैड हैं, बहुत परेशान हैं, अब हम 1 घंटे के लिए जाके अपने फ्रेंड के पास बैठे हैं तो वो हमें बचपन के दिन याद दिला देगा, और 1 मिनट के लिए ऐसा लगेगा कि हाँ हम भी अभी 4th to 5th 9th 10th में पढ़ने वाले बच्चे हैं हम। ठीक है, तो वही लगेगा हमें और हम सब भूल जाएंगे। ठीक, तो ये होती है फ्रेंडशिप। तो इसीलिए कहा गया है कि स्कूल का जो वातावरण है वो बहुत अच्छा होता है घर की अपेक्षा। बच्चे को ज़्यादा आनंद आता है क्योंकि वहाँ पर उसकी एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, उनके साथ खेलता है वो। ठीक है, उनके थॉट्स मैच होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रत्येक बालक की रुचियाँ अलग अलग होती हैं, इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं सभी बच्चों के, सही बात है। इस शिक्षण में बालक की रुचियों को ध्यान में रखकर उनका सर्वांगीण विकास करने का प्रयास किया जाता है। बालक के जो इंटरेस्ट हैं, जो हॉबीज़ हैं, उनको ध्यान में रखकर बच्चे का समग्र विकास, शारीरिक मानसिक हर तरीके का विकास करने का जो है प्रयास किया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे क्या है, यह है गीतों, कहानियों तथा खेलों द्वारा सरल गतिविधि प्रधान बाल केंद्रित शिक्षण है। ठीक है, कैसे, गीतों के माध्यम से, कहानियाँ और खेलों के माध्यम से गतिविधि करके बच्चों को सिखाते हैं, तो कैसी है, बाल केंद्रित शिक्षण हो जाती है एक ये। ठीक है, चलिए हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया रुचिपूर्ण या आनंददायी शिक्षण। 2016 में आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया था यहाँ से। ठीक, मैं पढ़ाती जा रही हूँ, अपने हिसाब से बहुत अच्छा पढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ, नोट्स बहुत मेहनत से मैंने बनाए हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो कमेंट्स करते रहिए। कंजूसी बहुत हो गई है, ठीक है, इतनी कंजूसी अच्छी बात नहीं होती है। अभी तो बहुत कुछ लाइफ में बाकी है, अभी से कंजूसी करने लगे, थोड़े बड़े हो जाएंगे आप। ठीक है, जब फैमिलीज़ में पढ़ेंगे तब कंजूसी करेंगे। ठीक है, अभी मत करिए कंजूसी। चलिए देखते हैं रुचिपूर्ण शिक्षण के उद्देश्य। देखते हैं पहला, शिक्षक को एक मित्र एवं सहयोगी के रूप में कल्पित करना। टीचर को कैसे दिखाना, एक टीचर जो है बच्चे का मित्र है और सहयोगी है। ठीक है, ऐसे बिहेव मत कीजिए कि आप टीचर हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बच्चा आपसे बहुत डर रहा है। नहीं करना है, आपको जाना है क्लास में, ऐसे करना है कि मैं तुम्हारा सपोर्टर हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आएगी मैं हेल्प करूँगी। ठीक, मैं और क्या हूँ, फ्रेंड हूँ तुम्हारा, जो भी प्रॉब्लम है फ्रेंड हूँ तुम्हारी, मैं तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है मुझे आओ खुल के बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। इस तरीके आपको बिहेवियर रखना है बच्चों के साथ। ठीक है, हाश एवं अवरोध को रोकना। बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई अवरोध आ रहा है शिक्षण में, उसको रोकना, हटाना, हेल्प करना। ठीक, विद्यालय का वातावरण सरल, आकर्षक, शैक्षिक एवं सौंदर्यपूर्ण बनाना। ठीक है, जो स्कूल का वातावरण है कैसा हो, सरल हो, आपस में बच्चे प्यार करते हों, दूसरे टीचर बच्चों से प्यार करते हों। ठीक है, प्रेम पूर्वक रहते हों। ठीक है, आकर्षक हो, बच्चे जो है आपस में प्रेम की भावना रखते हों एक दूसरे से, ये नहीं दुश्मनी की। टीचर भी बच्चों को वैसे ही ट्रीट करे जैसे कि छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, ये जो है इनके लिए मेरे दिल में बस प्रेम है, और इन बच्चों से कोई भी ईर्ष्या द्वेष मत रखे टीचर। तो ऐसा बिहेवियर बनाना है हमें, कहाँ का वातावरण, सॉरी बिहेवियर बोल रही हूँ, मुझे ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है, कहाँ का, स्कूल का। ठीक है, समुदाय का सहयोग प्राप्त करना। ठीक है, क्या है, समुदाय का सहयोग प्राप्त करना।
5th देखते हैं, बालकों का नामांकन, ठहराव एवं गुणात्मक शिक्षा की संप्राप्ति। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का एडमिशन हो गया है, वो बच्चे रुके रहें, पढ़ते रहें, ठीक है, और अच्छी शिक्षा की जो है दी जाए बच्चों को, ठीक है। ये है क्या है, क्रियापरक शिक्षण के उद्देश्य। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं 4th जो है सहभागी शिक्षण। क्या है, सहभागी शिक्षण देख लेते हैं। 2016 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, सहभागी शिक्षण किसे कहते हैं, पार्टिसिपेशन टीचिंग क्या है, ठीक है, क्या है, लाइन नहीं खींची रही, सीधी बताओ, पार्टिसिपेशन टीचिंग, ठीक है, लिख लेते हैं। सहभागी शिक्षण का सामान्य अर्थ शिक्षक एवं शिक्षार्थी की सहभागिता से लिया जाता है। सहभागी शिक्षण क्या है, जिसमें टीचर और बच्चा दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, दोनों सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं, वो सहभागी शिक्षण है। देखते हैं, शिक्षक एवं छात्र दोनों ही शिक्षण प्रक्रिया के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। देखिएगा कैसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। टीचर क्लास में खड़े हुए, एक भी बच्चा नहीं है, पढ़ा लोगे आप अकेले, नॉट पॉसिबल। बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं, टीचर एक भी अवेलेबल नहीं है, पढ़ लेंगे बच्चे के लिए, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसलिए दोनों ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ठीक है, इसलिए वही शिक्षण प्रक्रिया सफल होगी जिसमें दोनों समान रूप से भाग लें। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षार्थी भी उतना ही महत्वपूर्ण बिंदु है जितना कि शिक्षक। देखिए मान लीजिए वो शिक्षण जिसमें टीचर और बच्चा दोनों ही मिलकर कार्य करते हैं, वो क्या कहलाता है, सहभागी शिक्षण कहलाता है। क्योंकि टीचिंग की जो प्रोसेस है, शिक्षण प्रक्रिया की जो है, उसमें 2 होते हैं इम्पोर्टेंट, बच्चा और टीचर, ठीक है। जब दोनों में से एक भी अगर अनुपस्थित होगा तो वो शिक्षण की प्रक्रिया असंभव है। इसलिए जितना टीचर महत्वपूर्ण है उतना ही बच्चा भी महत्वपूर्ण है, ये मान के चलिए, ठीक है। तो ये है सहभागी शिक्षण। देख लेते हैं, देखिएगा, जैसे कि शिक्षक प्रश्न पूछता है तो छात्र उत्तर देता है, शिक्षक निर्देश देता है तो छात्र पालन करता है। टीचर ने क्वेश्चन पूछा, बच्चे ने आंसर दिया, बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे ने टीचर से क्वेश्चन पूछा कि सर मैम ये ऐसा है, ऐसा कैसे होगा, तो टीचर ने आंसर दिया बच्चे को। अब क्या हुआ, दोनों सहयोग कर रहे हैं, सहभाग कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन कर रहे हैं दोनों, तो सहभागी शिक्षण का हो गया। टीचर ने निर्देश दिया, बेटा उठो और ऐसा करो, तुम आंसर दो मुझे इस क्वेश्चन का जो मैंने तुमसे पूछा, ठीक है। तो क्या होगा, ये निर्देश दिया, बच्चे ने आंसर दिया, निर्देश का पालन किसने किया, बच्चे ने, निर्देश दिया किसने, टीचर ने। सहभागी शिक्षण का उदाहरण है, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं, सहभागी शिक्षण के उद्देश्य। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं, तो ध्यान से पढ़ते जाइए, ठीक है। सहभागी शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षक एवं छात्र दोनों को ही क्रियाशील बनाना। कैसे, दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे इक्वली, ठीक। टीचर क्वेश्चन पूछेगा, बच्चा आंसर देगा, अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है बच्चा टीचर से पूछेगा, टीचर आंसर देगा, ठीक है। तो दोनों को क्रियाशील बनाना उद्देश्य है इसका। छात्रों को स्थायी ज्ञान प्रदान करना, ठीक है, क्या, स्थायी ज्ञान प्रदान करना। कक्षा के वातावरण को रुचिकर एवं आनंददायी बनाना, ठीक। विषय वस्तु की प्रस्तुति को सरल एवं बोधगम्य बनाना। जब कोई चीज़ आप पढ़ा रहे हो वो सरल लगे और समझने लायक हो बच्चे की, उसका स्टैंडर्ड बच्चे के स्टैंडर्ड के स्तर के अनुसार होना चाहिए। कि 5th स्टैंडर्ड का बच्चा है तो 5th स्टैंडर्ड के ही अकॉर्डिंग चीज़ें होनी चाहिए, वो उतनी ही सरल होनी चाहिए जितना कि 5th का बच्चा समझ पाए, उतना बोधगम्य होना चाहिए जो उसके मस्तिष्क में घुसे और वो समझे उस चीज़ को, ठीक है। छात्रों का चहुमुखी विकास करना, क्योंकि ओवरऑल बच्चे का जो है डेवलपमेंट करना, विकास करना, ठीक है। सहयोग एवं सहकारिता की भावना विकसित करना, ठीक। सहयोग करना एक दूसरे को और साथ में कार्य करने की भावना जो है विकसित करना, उत्पन्न करना बच्चों में, ये उद्देश्य है सहभागी शिक्षण का, ठीक। चलिएगा, अब हमने कहाँ तक पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया सहभागी शिक्षण तक। कहाँ तक पढ़ लिया, सहभागी शिक्षण तक पढ़ लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। आप लोगों को क्या करना, नोट्स बनाते चलने हैं, एग्जाम्स बहुत पास हैं आपके। अब थोड़ा सीरियस हो जाइए, ठीक है, सीरियस हो जाइए आप लोग, क्योंकि ठीक है, नोट्स बनाते चलिए आप लोग, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स बहुत पास हैं अब, तो सीरियस हो जाइए। और आप लोगों को क्या करना है, अगर क्लास आपको पसंद आती है तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए। इससे जब भी हम कोई भी अपना
क्लास को अपलोड करेंगे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।